नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत कक्षा 9 एवं 10 की पाठ्यपुस्तक व्याकरण विधि के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि कक्षा 10 के विद्यार्थी इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमारा व्याकरण जो है एक बराबर ही होता है कक्षा 9 और 10 में। कुछ विषय हैं जो जुड़ते हैं सिर्फ, या थोड़ा विषय के स्तर को बढ़ा दिया जाता है। तो इसलिए सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें एवं समझें। कक्षा 9 के विद्यार्थी जो हैं उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उसको गहराई से समझें हर विषय को, हर पॉइंट जो भी बताया जाता है आपको। ये जो हमारा प्रथम अध्याय है, ये है हमारा वर्ण विचार। वर्ण विचार जैसे हम हिंदी में भी पढ़ते आए हैं, वैसे ही हम संस्कृत में हमारा वही वर्ण विचार होता है। कौन से वर्ण हैं हमारे, क्या स्वर होते हैं, क्या व्यंजन होते हैं, इस तरह से हम इसमें देखेंगे। तो हमारे पाठ का नाम है वर्ण विचार। सबसे पहले अगर हम वर्ण के बारे में पढ़ते हैं तो क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये हमारे लिए वर्ण की एक छोटी सी परिभाषा है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होता है, वर्ण। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। पाणिनि एक संस्कृत के बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हुए हैं। जो वर्तमान जो हमारी व्याकरण है वो पाणिनि के द्वारा ही रचित है। मुख्य जो व्याकरण है हमारा वो पाणिनि द्वारा रचित को ही स्वीकृत किया गया है, इसलिए उन्हीं की हम व्याकरण को पढ़ते हैं। तो पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। 14 सूत्र हमारे जो मुख्य व्याकरण का आधार है, उन 14 सूत्रों में उन्होंने व्याकरण को प्रस्तुत किया है, वर्णमाला को उसमें बताया है। परंपरा के अनुसार महेश्वर यानी शिव ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया, उससे 14 ध्वनियाँ सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुए। यानी कि शिव जी के डमरू से जो 14 ध्वनियाँ उत्पन्न हुई, उनसे ही हमें 14 वो सूत्र प्राप्त हुए हैं, जो वर्णमाला या हमारी व्याकरण का आधार माने जाते हैं। तो उसमें हमारा जो श्लोक है वो आपके सामने है। नृत्यावसाने नटराज राजो नन्नादिढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धा नैतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। अब इसको एक बार बच्चे ध्यान से पढ़ लेंगे, सिर्फ आपके ज्ञान के लिए। उससे आगे हम 14 सूत्रों को देखते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे सामने 14 सूत्र हैं। अब पहला सूत्र है ए ई उण। आप इसको अलग अलग पढ़ेंगे। ए ई उण सबसे पहला सूत्र कौन सा है हमारा, ए ई उण। और उसके बाद रील रिक, फिर एयोंग, आई औच, है वरट, लण, यमगणनम, झ घड़दस, जब गड़दस, खैफ चटतव। उसके बाद 12 पर है हमारा कैपय, और 13 पर होता है हमारा सक्सर, और 14 पर हमारा होता है हल। ये हमारे व्याकरण के 14 सूत्र हैं। अगर जिस भी बच्चे को ये 14 सूत्र याद हो गए, उसको भी समझ सकते हैं कि संधि या हमारा जो व्याकरण का आधार है, जो प्रत्याहार है हमारे, उन सब का ज्ञान हो गया। इसलिए इन सब का एक बार हमें याद होना बहुत आवश्यक है। सभी बच्चे इसको एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद जो इनके बारे में मुख्य आधार इनका बनाने का क्या है वो आपको यहाँ से समझ में आएगा, जो मैं आपको मुख्य तौर पर एक बार पहले बता देता हूँ। जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि हमारे स्वर कितने हैं, तो हमारे स्वर कौन कौन से हैं या कितने हैं, तो हम यहाँ पता लगा सकते हैं। क्योंकि हमारे जो स्वर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अच। स्वरों को क्या बोलते हैं, अच। ये तो सभी जानते ही हैं, स्वर होते हैं हमारे, और उनको क्या बोलते हैं हम, अच। अच यानी कि स्वर। तो आप अब यहाँ देखेंगे हम, सबसे पहले हम देखेंगे ए कहाँ पर है। ए कहाँ पर है हमारा, ये यहाँ पर हमारा सबसे पहले ही ए है। तो उसके बाद जितने भी हमारे च तक जितने भी हमारे वर्ण आते हैं, उन सब को हम स्वरों के अंदर गिनेंगे। लेकिन जो हमारा अंतिम वर्ण होता है सभी सूत्रों का, वो क्या होता है हमारा हल वर्ण, जिसको हम कभी काउंट नहीं करते हैं, उसको हम कभी भी गिनते नहीं हैं। तो यहाँ पर अगर हम आपसे मैं अच पूछ रहा हूँ, तो अच सबसे पहले क्या लिखोगे आप, ए ई उ, उसके बाद रील री, फिर ए ओ, और फिर आई औ। यहाँ पर आपका च आ गया।
तो आप यहाँ तक लिखेंगे ए, ई, ऊ, री, लरी, ए, ओ, आई और औ। ये हमारे हो गए स्वर। यानी कि अगर आपसे कोई भी पूछे कि अच कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पर देखते ही एकदम से, अगर आपको इस उत्तर याद है तो उसी टाइम आप बता सकते हो कि अच कौन से हैं, यानी कि स्वर कौन से हैं। और अगर वैसे ही आपसे कोई व्यंजन पूछे तो व्यंजन को बोलते हैं हमारे हल। सबसे पहले ये बात याद कर लें कि स्वर क्या होते हैं, अच, और व्यंजन क्या होते हैं, हल। तो इन दोनों में अंतर, आपको अगर हल लिखा आपको कहीं पर मिलता है, हमारी कहीं पर आपको हल वर्ण पूछा जाता है, तो वो उसका मतलब क्या होता है, व्यंजन वर्ण। और अच वर्ण का मतलब क्या होता है, हमारे स्वर। और ये 14 सूत्र इसलिए आपको बहुत ही काम आने वाले हैं, इसलिए एक बार बच्चे इन सबको रिवाइज कर लें। अगले पेज पर आपको बाकी ये देखिए, ये 11, उसके बाद 12, 13, 14, जिनके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। प्रत्येक सूत्र के जो अब मैं आपको बता भी चुका हूँ कि अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जैसे ए ई उण में ण हल वर्ण है, इसलिए हम उसको ण को नहीं गिनते हैं। इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता है, इनको नहीं गिना जाता है। फिर हम पढ़ें प्रत्याहार क्या होता है। माहेश्वर सूत्रों, माहेश्वर यानी कि भगवान शिव, सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्याहार दो वर्णों से बनता है, जैसे मैंने आपको अच बताया, ए और च, यानी कि ए शुरू से और च हलंत जहाँ तक आता है वहाँ तक, लेकिन उस च को हम नहीं गिनते हैं। यानी कि जो हलंत होता है हमारा, वैसे ही हम उसको नहीं गिनते हैं। जैसे इक है, ई से शुरू करेंगे, हम ए को छोड़ देंगे, लेकिन उसमें ए नहीं गिनेंगे, यानी ए से आगे ई होता है तो ई ऊ वहाँ से गिनना शुरू करेंगे। यण, अल, हल इत्यादि, तो ये सब है हमारे। इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। मैं समझा चुका हूँ आपको कि पहले वर्ण से और अंतिम वर्ण तक सभी को गिना जाता है। प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो परिगणित होता है, किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है। यानी कि जो हल वर्ण होता है, जिसके नीचे हलंत होता है, उसको हम छोड़ देते हैं। समझने के लिए कुछ प्रत्याहार आगे दिए जा रहे हैं आपकी, जो मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ वही कुछ प्रत्याहार यहाँ पर वही है। अच्छा, आपके सामने जैसे मैंने बताया कैसे हम लिखेंगे, ए ई ऊ री लरी ए ओ आई औ, ये हमारे अच प्रत्याहार है, यानी कि स्वर है। यहाँ प्रत्याहार के आदि वर्ण के ए को परिगणन किया जाता है। आदि वर्ण यानी कि पहला वर्ण। आदि कौन सा वर्ण होता है हमारा, प्रथम, पहला, आदि। जैसे हमारा रामायण ग्रंथ है, उसको आदि ग्रंथ माना जाता है। हमारे वाल्मीकि जी हैं कवि, तो उनको आदि कवि माना जाता है, यानी कि प्रथम जो है वो आदि बोलते हैं, उसको हम आदि। अंतिम वर्ण च को छोड़ दिया जाता है, यानी कि ए को गिनते हैं, हम च को छोड़ देते हैं। ऐसे ही मैंने आपको हल बताया कि हल क्या होते हैं हमारे। अच तो हमारे क्या हो गए, जो अच के अंतर आए हैं वो क्या है, हमारे स्वर, जो आगे आपके उसमें आएगा। और उसके बाद हमारे क्या होते हैं, व्यंजन। तो हल हमारे क्या होते हैं, व्यंजन। ये आप यहाँ पढ़ लोगे एक बार। हल पांचवें सूत्र के प्रथम वर्ण है से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण लय के मध्य आने वाले सभी वर्ण हमारे कौन कौन से हैं, ये आपके सामने हैं। और इन सबको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन। क्या बोलते हैं, यानी कि स्वर का जो दूसरा भाग होता है हमारा व्यंजन, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन। ऐसे ही इक प्रत्याहार है, एक बार इसको पढ़ लें सिर्फ। अक प्रत्याहार है हमारा, झल प्रत्याहार है, कि इनमें कहाँ से कहाँ तक हम कैसे गिनते हैं। वो आपको अगर 14 सूत्र याद हो गए तो उसके बाद आपको ये तो उसी टाइम सेकंड में समझ आ जाएगा आपकी। उससे आगे हम यण प्रत्याहार है। जैसे अगर संधि जो हमारी होती है यण प्रत्याहार में, तो हमें यहाँ से समझ सकते हैं कि यण प्रत्याहार कौन से होते हैं, उनको क्या होगा। तो जैसे यण प्रत्याहार पंचम सूत्र के द्वितीय वर्ण य से लेकर छठे सूत्र के अंतिम वर्ण ण के मध्य आने वाले सभी वर्ण कौन से होते हैं, यण प्रत्याहार। संधि आदि के नियमों को समझने के लिए प्रत्याहार ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो, जो हम छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ना शुरू कर देते हैं, छठी सातवीं आठवीं में हम समझ जाते हैं कि हमारे वर्ण दो होते हैं। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। स्वरों को हम अच बोलते हैं। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जो वर्ण हमारे स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी अन्य की सहायता की जरूरत नहीं होती, तो वो हमारे कौन से वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण। और उन्हें संस्कृत में अच भी
कहा जाता है। इसलिए अगर कहीं अच लिखा है तो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि यानी इसका मतलब क्या है, स्वर, जिसको आप पहले से जानते हो अच्छे से। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? हर्ष, दीर्घ और प्लुत। कौन कौन से होते हैं? हर्ष, दीर्घ तथा प्लुत। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको हर्ष स्वर कहते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। संस्कृत में हमारे जो हर्ष स्वर कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, उ, री तथा लरी। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। कई बार हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, या जैसे सी-टेट या एस-टेट इत्यादि में पूछा जाता है कि मूल स्वर कितने होते हैं, या कौन सा इनमें से मूल स्वर है, या इनमें से कौन सा मूल स्वर नहीं है, या कौन सा हर्ष स्वर है। तो ये प्रश्न एक ही है, इसको घुमा कर पूछा जाता है। तो ऐसे ही इसमें है हमारा कि ए, ई, उ, री तथा लरी, ये हमारे हर्ष स्वर हैं और इन्हें क्या बोला जाता है? मूल स्वर भी बोला जाता है। और ये संख्या में कितने हैं? 5। तो हमारे हर्ष स्वर या मूल स्वर कितने हैं? 5। उसके बाद दीर्घ स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं, यानी कि हमारा हर्ष स्वर में कितनी मात्राएं थी? 1 मात्रा, और यहाँ कितनी है? 2 मात्रा। यानी कि उससे दीर्घ, बड़ा, उससे ज़्यादा समय जो बोलने में लेता है, का समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कौन कितने हैं ये दीर्घ स्वर हमारे? 8। ये आपके सामने हैं। ये आप देख लेंगे, री जो है हमारा बड़ा री है, वहाँ पर हमने छोटा री पढ़ा था, और ये हमारा बड़ा री है। इसमें जैसे मात्रा नीचे ऐसे घुमा कर लिखते हैं हम 2 बार, तो ये इसमें फ़र्क होता है छोटी री में और बड़ी री में। तो ये हमारे सामने 8 दीर्घ स्वर हैं। इनमें से लरी ध्वनि का दीर्घ रूप लरी केवल वेदों में प्राप्त होता है, यानी कि लौकिक में हमारा लरी दीर्घ नहीं मिलता है हमें कहीं भी। ये सिर्फ हमारा वैदिक संस्कृत में है, वहीं पर हमारा प्रयोग होता है। अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त वर्ण स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ए, आई, ओ और औ ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। तो संयुक्त वर्ण, ये कोई आपसे पूछे यानी कि स्वर, ये ध्यान रखना कि संयुक्त वर्ण कौन से हैं यहाँ पर? स्वर। ये कौन कितने हैं? 4। कितने हैं? 4, क्योंकि ये अन्य स्वरों की मेल से बनते हैं, ना कि व्यंजन, यानी कि अगर ये स्वरों की ही सहायता लेते हैं, ना कि किसी अन्य व्यंजन की। क्योंकि ए, आई, ओ और औ ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि संस्कृत में हमारे दीर्घ स्वर कितने हैं? 8। ये आपके सामने हैं। और आपके संयुक्त वर्ण स्वर, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारे संयुक्त वर्ण में व्यंजन भी अलग से होते हैं। तो इसलिए संयुक्त वर्ण हमारा स्वर जो पूछा जाता है तो वो कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ए, आई, ओ और औ। ये कैसे दूसरे स्वरों के मेल से बनते हैं वो आगे आपको ये रहा आपके सामने। ए प्लस ई से ए बनता है हमारा, ए प्लस ए से आई बनता है, ए प्लस उ से ओ बनता है, और ए प्लस ओ से औ बनता है। तो इसलिए ये दूसरे स्वरों के मेल से बनते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त वर्ण। उसके बाद हमारा प्लुत स्वर है, तीसरा भाग है हमारा स्वर का। प्लुत स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तब संबोधन पद के अंतिम वर्ण को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं। जब हम किसी को बुला रहे होते हैं, किसी को पुकार रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें बोलने में ज़्यादा समय लगता है, तो वहाँ हम कौन सा होता है हमारा? प्लुत स्वर। जैसे हम बोलते हैं ओम, तो वहाँ पर हम ज़्यादा समय ले रहे हैं, 3 मात्रा है, उससे ज़्यादा का समय लग रहा है, तो वो कौन सा है? हमारा प्लुत स्वर है। तब संबोधन पद के अंतिम वर्ण को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं, उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। लिपि में प्लुत स्वर को 3 की संख्या से दिखाया जाता है, यानी कि उसका चिन्ह क्या होता है? कोई आपसे चिन्ह पूछे तो ऐसे ऐसे हम प्लुत को दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर ओम में देखो आप ऐसे चिन्ह लगा रखा है, तो इसको हम प्लुत स्वर मानते हैं। 3 की तरह हम लिखते हैं इसको। उदाहरण के लिए एहि कृष्ण अत्र गौश्चरति, एहि कृष्ण अत्र गौश्चरति। यहाँ पर कृष्ण पे हम ज़्यादा समय दे रहे हैं, 3 मात्रा का समय लग रहा है, तो वहाँ पर हम उसको क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। जैसे ओम में ओ का जो उच्चारण स्थान सर्वत्र प्लुत ही होता है, तो वहाँ पर हमारा ओ का उच्चारण स्थान क्या है? वो प्लुत है। सभी हर्ष, दीर्घ तथा प्लुत वर्ण को अनुनासिक एवं निरनुनासिक भेद से 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि हर्ष, दीर्घ और प्लुत के तीनों के अलग अलग भेद कौन से हैं?
अनुनासिक और निरनुनासिक। ठीक है, निर क्या होता है? बिना उसके, यानी कि एक अनुनासिक और एक अन्य, तो उनके हर एक के 3 के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुनासिक और निरनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? जिस स्वर के उच्चारण में मुख में नासिका के साथ नासिका के साथ सहायता ली जाती है, यानी कि हम मुख के साथ हमारी नासिका का प्रयोग करते हैं, वो कौन से होते हैं? हमारे अनुनासिक स्वर। जहाँ पर हमारा जो आवाज़ दो ध्वनि होती है हमारी मुख के साथ नासिका से भी उत्पन्न होती है, तो वो हमारे कौन से स्वर होते हैं? अनुनासिक स्वर। जैसे ए, तो इनमें आप अगर उच्चारण करोगे तो ये आपका आवाज़ कहाँ से आएगी? मुख और अनुनासिका आपकी दोनों से, तो वो कौन से हैं हमारे स्वर? अनुनासिक स्वर। और निरनुनासिक कौन से होते हैं? जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होता है वह निरनुनासिक होता है, यानी कि जहाँ पर हम नासिका की सहायता नहीं लेते या नाक से नहीं बोलते, ध्वनि नहीं निकालते, तो वो कौन से होते हैं? हमारे निरनुनासिक। तो आप यहाँ समझ गए, स्वर के हमारे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? हर्ष, दीर्घ और प्लुत। और उन तीनों के अलग से 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुनासिक और निरनुनासिक। उसके बाद हम व्यंजन देखेंगे। व्यंजन यानी कि हल। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता, जैसे स्वर में हमने क्या पढ़ा था कि जो किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते वो कौन से होते हैं? हमारे स्वर। और जो अन्य वर्णों की सहायता लेते हैं, स्वरों की सहायता लेते हैं, वो क्या होता है? हमारे व्यंजन। तो इसलिए इनकी परिभाषा क्या बनेगी? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन या हल कहा जाता है। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हल चिन्ह, यानी कि ये देख लिया आप, हल चिन्ह या हलंत बोलते हैं हम इसको, यानी कि वो हमारा वर्ण आधा है, अधूरा है, वो संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण व्यंजन निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं। जैसे कु, हमारे 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, ये पांचों हमारे हैं। ये व्यंजन होते हैं हमारे वर्ग। व्यंजन हमारे 5 वर्ग होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो पांचों हमारे वर्ग हैं उनमें हर एक व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि इनमें कोई स्वर नहीं जोड़ा गया है, इसलिए ये हमारे व्यंजन वर्ण हैं। व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्गों को कु, चु, टू, तू और पू नाम से जाना जाता है, या इनको हम बोल सकते हैं कै वर्ग, या आप इसको याद करने के लिए क्या याद कर सकते हैं? कै, चै, टै, तै, पै। इस तरह से भी आप इनको याद कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के रूप में। हमारे कितने 5 वर्ग होते हैं? कौन कौन से? कै, चै, टै, तै और पै, ये हमारे 5 वर्ग होते हैं। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। उसके बाद हमारे अंतस्थ होते हैं। कौन कौन से? य, रै, लै और वै। ये हमारा मुख्यतः क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, कि कौन कौन से अंतस्थ स्वर, अंतस्थ वर्ण हैं और कौन कौन से ऊष्म वर्ण हैं। तो अंतस्थ वर्ण कौन से हैं हमारे? य, रै, लै और वै। और उसको होता है स, श, श और है। अंतस्थ यानी कि अंदर से उस, मतलब जो ऊष्मा बाहर निकलती है, श, 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 है। आप बोलकर उनको उच्चारण से भी आप समझ सकते हो अच्छे से। तो हमारे अंतस्थ वर्ण कितने हैं? 4। और हमारे ऊष्म वर्ण कितने हैं? 4। और हमारे वर्ग कितने हैं? 5। और पांचों वर्ग में कितने वर्ण हैं हमारे? 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है हमारा? 25। ठीक है। उसके बाद इन सब 5 वर्गों को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श। 5 वर्ग जो है हमारे उनको क्या बोला जाता है? स्पर्श। स्पर्श उपयुक्त कै से मै तक के 25 वर्णों को स्पर्श कहते हैं। इनके उच्चारण के समय जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण य, ञ, ण और मै को अनुनासिक भी कहा जाता है, क्योंकि अनुनासिक आपको पहले बता चुके हैं अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं हमारे। क्यों उनको अनुनासिक बोला जाता है? कि जिनमें मुख और नासिका से ध्वनि उत्पन्न होती है तो उनको क्या बोला जाता है? अनुनासिक। क्योंकि इनका उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अनुनासिक। कौन कौन से? ञ, ण, ङ, ञ, ण और म। ये हमारे स्पर्श वर्ण हैं 25, और उनमें हमारे 5 कौन कौन से हैं? अनुनासिक वर्ण भी हैं। उसके बाद हमारे अंतस्थ वर्ण वो बता चुके हैं कि य, रै, लै और वै को अंतस्थ कहते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं, ये भी आपका मुख्य है जिसको आप याद करेंगे। अर्ध स्वर किनको कहा जाता है? य और लै और वै, जिसका आपको बाद में बताएंगे कि ये इनको अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है।
उसके बाद ऊष्म होते हैं हमारे श और है, इनको हम ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। इसके बाद हमारे अनुस्वार, अनुस्वार कौन कौन जिसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है, यह सर्वथा स्वर के बाद ही आता है। यथा अहम, यहाँ पर हमारा अनुस्वार है, मैं को यहाँ पर हो गया हमारा अनुस्वार। सामान्यतः मैं व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित होता है। विसर्ग, विसर्ग कौन सी होती है हमारी, इसका उच्चारण किंचित है के सदृश कहता है, इसका भी प्रयोग स्वर के बाद ही होता है, जैसे रामः, देवः, गुरु। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे मैंने पहले तो संयुक्त स्वर थे हमारे, और ये क्या है हमारे संयुक्त व्यंजन। इनमें कौन कौन, कई बार ये पूछा जाता है हमसे कौन कौन से होते हैं इनमें, अक्षय, त्रय और य। और ये बनते कैसे हैं, क और श के संयोग से क्या बनता है, क्ष। त और र से क्या बनता है, त्र। और ज और य से क्या बनता है, य। और सबसे ज़्यादा हमारा यही पूछा जाता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, कि ज और य से क्या बनता है हमारा, य, जिसको हम ज्ञानी बोलते हैं। क्योंकि कई बार हम इसको गलत कर देते हैं, हम सोचते हैं इसको ग और य से, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किससे बनता है, ज और य से। इसलिए याद कर लें इन तीनों को, ये किस किस के संयोग से बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। इन सबको बच्चे अच्छे से देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और आगे की वीडियो जिससे आपको टाइम पर मिलती रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपको अपने साथी कोई अगर आपसे नहीं जुड़ा हुआ है अभी, या ऑनलाइन नहीं देख पा रहा है, उसको ये वीडियो शेयर कर दें यहाँ से। धन्यवाद, थैंक यू।